तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, हमारा अभी क्या चल रहा था सर, सीए फाइनल एएफएम की थ्योरी की क्लासेस आप अपलोड करने के लिए कह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल उसी सीरीज में मैंने 2 क्लास ऑलरेडी डाल दी हैं। सीए फाइनल एएफएम की थ्योरी फॉर मई 2025 एंड नवंबर 2025 के लिए 2 चैप्टर्स की थ्योरी ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं और तीसरे चैप्टर्स की थ्योरी यानी कि रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं। सर हमें वो थ्योरी कहाँ मिलेगी, वो थ्योरी की क्लासेस कहाँ मिलेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यूट्यूब खोलनी है और वहां टाइप करना है ACOCA। जैसे ही आप ACOCA टाइप करेंगे तो आप मेरे चैनल पर आ जाएंगे। वहां पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर ही आपको देखने को क्या मिलेगा, सीए फाइनल एएफएम थ्योरी। जैसे ही आप सीए फाइनल एएफएम थ्योरी पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 क्लास ऑलरेडी मिल जाएंगी, जिसमें स्टार्टअप फाइनेंस और सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। पहले ही बता दूं, सिक्योरिटाइजेशन में एक पोर्शन जो ब्लॉकचेन वाला है उसकी 15 मिनट की क्लास मैंने अभी रोकी हुई है, क्योंकि उसके लिए मैं आपको इंटरेक्टिव बनाने के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूं और वो आने वाले समय में यानी कि 31 मार्च से पहले आपको मिल जाएगी। सर आपने तो कहा था 31 मार्च से पहले सारी थ्योरी मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल 31 मार्च से पहले आपको एएफएम के 5 चैप्टर्स की कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। आज डेट है 27 मार्च जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है, हमें शुरू करना है सीए फाइनल एएफएम थ्योरी रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 1 थ्योरी। सर पार्ट 1 थ्योरी ये क्या है, इसका मतलब ये है कि रिस्क मैनेजमेंट की 2 पार्ट है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है और सेकंड वाला प्रैक्टिकल पोर्शन है। प्रैक्टिकल पोर्शन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट का प्योर थ्योरी पार्ट। जी हाँ, बिल्कुल ये कब के लिए एप्लीकेबल है, अभी तो मई 2025 एंड नवंबर 2025 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। कौन इसे देख सकता है, कोई भी बच्चा जो सीए फाइनल की थ्योरी एएफएम का एग्जाम देने वाला है और थ्योरी उसने अभी तक पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ये दोनों के लिए ही काम करने वाला है। क्या सर ये फास्ट ट्रैक बैच है? जी नहीं, ये बिल्कुल रेगुलर है। इसमें आप क्या पढ़ाने वाले हैं, इसमें हम आपको कंसेप्चुअली पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे, प्लस 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 निमोनिक्स वगैरह भी मैंने बनाए हुए हैं, तो वो भी आपको ट्रिक्स देंगे रटने के लिए। सर अब क्या करें, शुरू कर दो। जी हाँ, बिल्कुल 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 शुरू करते हैं। तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम सीएफ ये रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर पे सबसे पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर बुक देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीधा ही पहला टॉपिक मैंने उठा लिया है, रिस्क एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। सर ये क्या है, इससे हम नहीं समझ रहे, हम समझेंगे अपने नोट्स के थ्रू। आप लोगों का टाइम बचाने के लिए नोट्स मैंने पहले ही बना के रख लिए हैं। तो चलते हैं नोट्स की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है सर। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक है मिस्टर रोहन। देखो ये ना काल्पनिक नाम है तो कोई ऑफेंड मत होना प्लीज। एक है मिस्टर रोहन, उन्हें प्यार हो गया है किससे, रिया से। रिया नाम की लड़की से मिस्टर रोहन को प्यार हो गया है। वो अपना दिल फेंक रहे हैं रिया की तरफ, वो अपना दिल फेंक रहे हैं रिया की तरफ। रिया को फूल लेके जा रहे हैं, रिया को चॉकलेट्स लेके जा रहे हैं, रिया को गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं, लेकिन रिया है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। क्या कहानी है, क्योंकि रिया को पता है कि अगर मैंने रोहन को हाँ कर दी, जो कि रिया भी रोहन को पसंद करती है, तो क्या होगा, तो होगा खतरा। खतरा मतलब क्या, रिया के हैं 6 भाई और आप समझ सकते हो कि अगर आप प्यार करोगे तो पिटाई का डर तो बना रहेगा। तो इस बात पे कहावत है जो मेरे फादर हमेशा कहते थे, क्या, कि इश्क करते करते मन धतूरा हो गया। और थोड़ा ऑफेंड हो रहा हूँ, ऑफेंड आप मत होना, मैं थोड़ा इधर उधर निकल रहा हूँ। तो चांद पे जूते पड़े तो इश्क पूरा हो गया। तो मिस्टर रोहन जी को हमेशा रिस्क बना रहे, हमेशा रिस्क बना रहेगा अगर ये इस ट्रांजेक्शन को करेंगे। अगर ये प्यार का आदान प्रदान करेंगे, लव का आदान प्रदान करेंगे, तो इनके सर पे हमेशा जूते पड़ने का रिस्क तो बना ही रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हो 6 मुस्टंडे भाई है रिया की, तो इनको क्या बना हुआ है, रिस्क बना हुआ है। किस चीज का रिस्क बना हुआ है, जूते पड़ने का। यानी कि एवरी ट्रांजेक्शन आप कोई भी करोगे वहां आपका रिस्क बना हुआ है। जिस तरीके से इनके बिजनेस में, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, प्यार की ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क है, उसी तरीके से मेरे बंधु
आपके हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क होता है। अच्छा, तो ये है, जी हाँ। रिस्क किस बात का? बिजनेस के डूबने का। रिस्क किस बात का? ऑर्गेनाइजेशन के डूबने का। रिस्क किस बात का? बिजनेस के ना चलने का। रिस्क किस बात का? लॉस होने का। चारों तरफ जैसे साइंस आपको दिखती है ना, ऐसे ही चारों तरफ रिस्क है। ऐसे ही चारों तरफ क्या है? रिस्क है। तो बिजनेस के कौन कौन से रिस्क होते हैं, उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को कहां कहां से रिस्क आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन बनती क्या है, तो चलाता कौन है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाता है? अच्छा, ये मैं पहले ही बता दूं, ये एज पर आईसीएआई में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आईसीएआई के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अनुसार कुछ और भी हो सकता है, सीएफए की बुक्स में कुछ अलग हो सकता है, एफआरएम की बुक्स में कुछ अलग हो सकता है। तो प्लीज ऑफेंड मत हो जाना और डिबेट मत करने लगना कि ये सही है या गलत है। आपको आईसीआई का मटेरियल से नंबर मिलेगा, तो आईसीआई के मटेरियल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात श्योर हो गई? जी हाँ सर। तो हम आ जाते हैं कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को कहां कहां से रिस्क हो सकता है, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन चलाता कौन है, वो चलती कैसे है। सबसे ज्यादा जरूरी बात है ये। तो बिजनेस में कौन व्यक्ति होता है? सबसे पहले होते हैं बिजनेस के मालिक, यानी कि मैनेजमेंट। कौन होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या बनाता है? स्ट्रेटेजी। फिर दूसरी बात, बिजनेस कौन चलाता है? भाई साहब, सरकार। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो कंप्लायंस डिसाइड करती है, वो कंप्लायंस बनाती है। अगर सरकारी कंप्लाइंस आप पूरे नहीं करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आप टैक्स टाइम पे नहीं भरोगे ना, तो क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ईडी की रेड हो जाएगी, जीएसटी की रेड हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये समझ लो, निर्मला ताई ने भी कहा था क्या, कि मैं तो आपकी स्लीपिंग पार्टनर हूँ। समझ में आ गई बात? सरकार आपकी क्या है? स्लीपिंग पार्टनर। तो कौन चलाती है बिजनेस को? सरकार। तीसरा, बिजनेस चलाते हैं एम्प्लॉय। बिना एम्प्लॉय के बिजनेस चल ही नहीं सकता। और चौथा क्या है? मनी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बिजनेस चार चीजों से चलता है, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, दो, और तीसरा क्या है हमारा? मनी और एम्प्लॉय, चार। जी हाँ, इन्हीं चारों की वजह से बिजनेस चलता भी है, और इन्हीं चारों की वजह से बिजनेस ठप भी हो जाता है। इन्हीं चारों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन फेल भी हो जाती है। तो हमें रिस्क इन चारों से ही है। हमें रिस्क इन चारों से ही है। कौन कौन सा रिस्क है? देखो, मैनेजमेंट क्या बनाता है? स्ट्रेटेजी। अगर उसकी स्ट्रेटेजी काम ना करी, तो क्या होगा? बिजनेस फेल हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। दूसरा, गवर्नमेंट क्या बनाती है? कंप्लाइंस। अगर आपने कंप्लाइंस फॉलो नहीं करे, तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको। इसको बोलते हैं कंप्लाइंस रिस्क। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या करते हैं? ऑपरेशन। एम्प्लॉय क्या करते हैं? ऑपरेशन। बिजनेस में एम्प्लॉय क्या काम करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। जी हाँ, अगर एम्प्लॉय ऑपरेशन करना बंद कर दे, तो क्या होगा? आप बताओ। बिजनेस को लॉस होगा और बिजनेस हो जाएगा बंद। तो तीसरे टाइप का रिस्क होता है ऑपरेशनल रिस्क। और चौथा, मनी। अगर आपके पास फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो बिजनेस भाई साहब भूल ही जाओ। इसीलिए चौथे टाइप का रिस्क होता है फाइनेंशियल रिस्क। अरे वाह सर, आपने तो बड़े अच्छे से समझा ही दिया। जी हाँ, बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हमने पहले क्या समझा? हमने समझा कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है। ऑर्गेनाइजेशन को चार चीजें चलाती है। मैनेजमेंट जो बनाता है स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट जो बनाती है कंप्लाइंस, उसके बाद एम्प्लॉय जो करते हैं ऑपरेशन, और मनी, फंड, जो फाइनेंस का जुगाड़ होता है जहां से। अगर इन चारों में कोई दिक्कत आई, तो आपका बिजनेस या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? लॉस होगा। और यही आपके रिस्क हैं। क्योंकि पहला हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक रिस्क, जो मैनेजमेंट लेवल पे हो रहा है, जो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी फेल हो रही है इसलिए हो जा रहा है। दूसरा हो गया कंप्लाइंस रिस्क। अगर आप गवर्नमेंट के, सेबी के, आरबीआई के कंप्लाइंस पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा? कंप्लाइंस रिस्क हो जाएगा। थर्ड वाला कौन सा है सर? थर्ड वाला है एम्प्लॉय से रिलेटेड, यानी कि ऑपरेशनल रिस्क। अगर आपके ऑपरेशन बंद हो गए, तो आपको क्या हो जाएगा? ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है। चौथा, मनी, यानी कि फाइनेंस। अगर आपके पास पैसों की कमी पड़ गई, या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कुछ रिस्क हो गए, जो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो आपको हो जाएगा फाइनेंशियल रिस्क। तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया 4 मार्क्स का। जी हाँ, 4 टाइप के रिस्क मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं थोड़ा डिटेल में, इन डेप्थ में घुस जाते हैं इन रिस्क की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क? मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? मैनेजमेंट। की बिजनेस में उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। सपोज करो एक सैमसंग का बिजनेस है, सैमसंग की कंपनी है, तो सैमसंग की ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटेजी है? वो टच स्क्रीन फोन बनाएगा, वो टच स्क्रीन टीवी बनाएगा, टच स्क्रीन लैपटॉप बनाएगा। अगर सैमसंग यही पे कहे मैं तो गाड़ी बनाऊंगा, तो देयर माइट बी
वेरी हाई चांस कि सैमसंग का बिजनेस या सैमसंग की वो स्ट्रेटेजी फेल कर जाए। तो अगर स्ट्रेटेजी ही फेल हो गई तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया और आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं बदल पाए तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। या कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट के अंदर और आप न्यू कॉम्पिटिटर से compete ही नहीं कर पाए तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? यही हम पढ़ लेते हैं। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दूसरा ड्यू टू कॉम्पिटिटर, या फिर आपके कस्टमर की डिमांड में ही चेंज आ गया। सपोज पहले कस्टमर जो पसंद कर रहा था वो पसंद कर रहा था 800 गाड़ी, मारुति कार 800, लेकिन अब कस्टमर पसंद कर रहा है भाई साहब BMW लग्जरी कार। तो 800 को अगर आप अब चलाओगे तो वो बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जो बुक में दिए गए हैं वो भी लूंगा, कुछ अलग से भी ले लूंगा मैं। तो बुक में हमारे एग्जांपल्स क्या दिया है, देखो सबसे बुक में दिया है कोडक का एग्जांपल। कोडक मतलब कोडक पहले कैमरा में टॉप पे था, बिल्कुल मेजर स्टेक कैमरा मार्केट का कोडक के पास था। लेकिन उनको उस दिक्कत क्या हुई कि वो डिजिटल कैमरा बनाने में असमर्थ रहे। मतलब डिजिटल कैमरा उन्होंने बनाया था लेकिन मैनेजमेंट ने उसको स्वीकार नहीं करा, मैनेजमेंट ने अप्रूव नहीं करा, मैनेजमेंट ने डिनाई कर दिया कि डिजिटल कैमरा कौन ही चलाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, सोनी डिजिटल कैमरा लाया, बाकी और कैनन वगैरह डिजिटल कैमरा लाए, बहुत सारी कंपनियां डिजिटल कैमरा ले और कोडक पिछड़ गया और बंद हो गया। तो उनकी स्ट्रेटेजी फेल करी, बिजनेस ठप हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं नोकिया का। तो नोकिया का आप सबको पता है, ये सब नोकिया 3310 आप फेंक के मारोगे सर फूट जाएगा, फोन नहीं टूटेगा, उससे मजबूत कोई फोन नहीं था। लेकिन आज की डेट में नोकिया कहाँ है भाई साहब? नोकिया का नाम चेंज हो गया, HMD हो गया है, क्योंकि वो स्मार्टफोन टाइमली नहीं बना पाया, अर्ली स्टेज पे वो स्मार्टफोन बनाया ही नहीं। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाया उसके कंपटीटर्स ने और स्मार्टफोन बनाया और मार्केट पे कब्जा कर लिया। आज की डेट में मेजर स्टेक सैमसंग, एप्पल और Xiaomi का है और वन प्लस का भी है। तो 4 कंपनी का स्टेक मेजर है स्मार्टफोन मार्केट में। नोकिया का आसपास भी नाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हमने लिए असफल एग्जांपल यानी कि फेलियर लोगों के एग्जांपल। अब ले लेते हैं सक्सेसफुल लोगों के एग्जांपल, जैसे कि रिलायंस जियो। मैंने कहा ना न्यू कॉम्पिटिटर ये ना, ड्यू टू न्यू कॉम्पिटिटर। एयरसेल, रिलायंस कम्युनिकेशन जो पुराना वाला था CDM में, टाटा इंडिकॉम, ठीक है, यूनिनोर, ये कंपनियां सब सिम बेच रही थी, सब टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में थी। लेकिन जैसे ही जियो ने एंट्री मारी, न्यू कॉम्पिटिटर, सब बंद हो गई, अब सिर्फ जियो चल रहा है। तो ये जियो की स्ट्रेटेजी थी, टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में आई और आज की डेट में मेजर स्टेक जो है मार्केट में, टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में जियो का है। बाकी कंपनी की स्ट्रेटेजी फेल कर गई वो कंपिटिटर की वजह से। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? स्ट्रेटेजिक रिस्क ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। दूसरा रिस्क कौन सा है? कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क मैंने आपको बता ही दिया है कि सेबी की कुछ रेगुलेशंस होती है कंपनी के ऊपर, आप फॉलो नहीं कर रहे भैया कंपनी बंद हो जाएगी। RBI की रेगुलेशंस होती है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो कंपनी बंद हो जाएगी। जी सर। थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड हम चलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। सर ये बताओ, बुक से तो आप पढ़ाई नहीं रहे, बुक से तो आप पढ़ाई नहीं रहे, चलो पहले बुक से पढ़ लेते हैं, ऑपरेशनल रिस्क पे बाद में आ जाएंगे, कौन सी दिक्कत होगी। आ जाओ, ये आ जाएगी आपकी बुक। ये बुक कहाँ मिलेगी सर? बुक कहाँ मिलेगी? ये बुक मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल ACOC, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ACOC टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां आप ये बुक PDF में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसका प्रिंट आउट निकलवाओ, आराम से निकलेगा आपका। केवल 40 पेजेस की बुक है, एक पेज पे 2 पेज निकलवाओगे 20 पेजेस में आ जाएगी। 40-50 रुपीज में आपकी बुक निकल के तैयार हो जाएगी। इस बुक में वो सब कुछ है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और इस बुक के अलावा आपको थ्योरी के लिए कुछ नहीं पढ़ना। जी सर। अब क्या करना है? अब देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा रिस्क एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल के कुछ इनने पार्ट बताए हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया। स्ट्रेटेजिक रिस्क में हमने पढ़ा कि भैया रिस्क है स्ट्रेटेजी में बिकम लेस इफेक्टिव, ठीक है। क्यों? उसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना अचीव नहीं कर पाएगा गोल। क्यों हो सकता है? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, न्यू कॉम्पिटिटर और शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड। एग्जाम्पल इसने भी देखो नोकिया का दे रखा है, मैंने आपको कोडक का भी दिया है, जियो का भी दिया है। जी सर। दूसरा हमने पढ़ा कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क में हमने क्या पढ़ा कि कंपनी में नॉट बी एबल टू कंप्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू इट सच एज
लॉ के कुछ रूल हो गए, सेबी के होंगे या आरबीआई वगैरह के होंगे, ठीक है, ये इसका रिस्क है। उस वजह से इस पर पेनल्टीज लग जाएंगी, अगर फॉलो नहीं करेगा तो पेनल्टीज लगेंगी, फाइनेंशियल लॉस होगा, हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, हो सकता है कुछ का उसका ऑपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन 2-3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, डायरेक्टर्स पे पेनल्टी लग जाए, काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंस रिस्क। हमने क्या कहा, दिस रिस्क इंक्रीज व्हेन कंपनी एंटर्स इनटू न्यू बिजनेस। कंपनी का एक्सपीरियंस तो है नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सैमसंग गाड़ी बनाने लग जाए तो उसे एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो उसे कंप्लायंस रिस्क आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। एग्जांपल इसने वही दे दिया, देखो, ऑटोमोबाइल कंपनी वेंटरिंग इनटू शुगर केन बिजनेस। इसने क्या एग्जांपल दिया है कि भाई अगर मारुति सुजुकी चीनी बनाने लग जाए तो कंप्लायंस रिस्क आ जाएंगे, क्योंकि चीनी जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल्स लगाती है, कुछ रेगुलेशंस लगाती है, ठीक है ना। किस पे लगाती है, शुगर केन बिजनेस जो होता है, मारुति को पता ही नहीं होगा, तो वो एंटर करेगी तो उस पर कंप्लायंस रिस्क आने के चांस ज्यादा है। ऑल्दो उनके पास प्रोफेशनल्स हैं बट स्टिल उनको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंप्लायंस रिस्क उनको ज्यादा रहेगा। थर्ड हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशनल रिस्क। तो यहां पढ़ लें पहले कि उधर पढ़ लें, पहले नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पे आ जाएंगे। देखो ऑपरेशनल रिस्क हमने क्या कहा, अगर हमने ऊपर ही पढ़ लिया था ना, अगर एम्प्लॉय यानी कि पीपल या प्रोसेस अगर फेल कर जाए तो होता है ऑपरेशनल रिस्क। देखो ऑपरेशन से पता चल रहा है ना, सपोज करो एक शुगर फैक्ट्री है, ठीक है, शुगर फैक्ट्री में चीनी कैसे बनती है, चीनी बनती है सबसे पहले गन्ना कट के आता है, यानी कि शुगर केन कटता है खेत से, खेत से वो आएगा यार्ड में यानी कि फैक्ट्री में, यार्ड से वो मशीन में डलेगा, मशीन से वो जाएगा, फिर पहले धुलेगा, धुलने के बाद फिर इससे रस निकलेगा, रस से निकल के फिर उसकी चीनी बनेगी, फिर वो चीनी बन के फिर वापस से वो रिफाइंड होगी, फिर से वापस चीनी बनेगी, इस तरीके से वो चीनी बनती है। अब इसमें बीच में अगर कोई मशीन बंद पड़ गई या लेबर जो गन्ना काट रही है, जो शुगर केन काट रही है, वहां कोई दिक्कत आ गई, तो पीपल और प्रोसेस में से कुछ भी अगर फेल हो गया तो ऑपरेशन जो मैंने पूरा बताया वो हो जाएगा बंद, चीनी बननी हो जाएगी बंद, ठीक है। इसे कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क, यानी कि ड्यू टू फेलियर ऑफ पीपल या प्रोसेस, दोनों में से कुछ भी अगर फेल कर गया तो ये क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क। जी सर, जैसे कि आपके बहुत बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल है, आपने आर्टिकलशिप तो सबने करी होगी, जी हाँ बिल्कुल करी है। आपने किसी की आईटीआर भरी, कोई डिडक्शन आपको मिलनी नहीं थी पर आपने ले ली, सर फिर क्या उसके नोटिस अब आ रहे होंगे, ये क्या हुआ, ऑपरेशनल रिस्क। या फिर कोई टीडीएस की डिडक्शन थी या कोई टीडीएस का क्लेम करना था, वो आप क्लेम नहीं कर पाए तो क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गई, तो वो टीडीएस आप इस साल में क्लेम करोगे, जी हाँ, लेकिन पिछले साल तो नहीं कर पाए, जी हाँ, तो क्लाइंट भाग सकता है, बिल्कुल भाग सकता है। तो ये जो रिस्क है कि यहाँ पे पीपल फेल कर गया, ये कौन सा रिस्क है, ये है ऑपरेशनल रिस्क। या एक और ले लेते हैं, आप कैलकुलेट कर रहे थे, क्या कैलकुलेट कर रहे थे, जीएसटी वगैरह की डिमांड वगैरह, और आपने एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला गलत लगा दिया, क्या होगा, तो क्या होगा, फॉर्मूला गलत लगा दिया तो आपकी वैल्यू गलत आगे निकल गई, जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल फेल कर गया, यानी कि ये क्या हो गया, ऑपरेशनल रिस्क। कोई भी ऐसा रिस्क जो पीपल या प्रोसेस के फेल होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है, उसे कहते थे ऑपरेशनल रिस्क। अरे वाह सर, समझ आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो मैं ना वीडियो पे बता रहा हूँ, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपको समझ आ रहा है, प्लीज ना, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, भाई तुम नहीं समझ रहे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज के लिए। फोर्थ टाइप का रिस्क आता है फाइनेंशियल रिस्क, इसको हम पढ़ेंगे वेरी डिटेल में। फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, क्या होता है फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क वो है कि अगर कंपनी के फाइनेंसिस जो फंड्स हैं, जो उसका फाइनेंस अरेंजमेंट हो रहा है, अगर वो कुछ किसी भी प्रकार से गड़बड़ झाला हो जाए और कंपनी को दिक्कत आए फाइनेंस अरेंज करने में, अपने बिजनेस में जो पैसा वो लगा रही है, खर्च कर रही है, उस पैसे को स्मूथली खर्च करने में, तो वो रिस्क कौन से होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। पैसे का लॉस हो रहा है, वो कौन से होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। तो मोटा मोटी क्या किस तरीके से हो सकते हैं ये समझ लेते हैं कि देखो अगर कोई भी फाइनेंशियल कंडीशंस चेंज हो जाती है मार्केट की, तो क्या होगा, सर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, जी हाँ। दूसरा, अगर किसी भी प्रोडक्ट के या सर्विस के प्राइस में चेंज हो जाता है तो कौन सा रिस्क बढ़ जाता है, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। तीसरा, एक्सचेंज रेट, अगर हम फॉरेन करेंसी में बिजनेस कर रहे हैं और एक्सचेंज रेट में कुछ भी फ्लक्चुएशन हुआ तो कौन सा रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क। क्रेडिट रेटिंग, मतलब कि अगर हम कोई बॉन्ड वगैरह इशू कर रहे हैं मार्केट में और हमारी क्रेडिट रेटिंग अप या डाउन हो जाती है, अगर डाउन हो जाएगी तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा मार्केट में, ज्यादा पैसा मतलब इंटरेस्ट के रूप में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तभी तो लोग हमारा बॉन्ड खरीदेंगे, क्योंकि रिस्क बढ़ गया तो हमें इंटरेस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा लोगों को देने के लिए, तभी तो वो खरीदेंगे बॉन्ड, जी हाँ। अगर क्रेडिट रेटिंग अप हो गई तो हम इंटरेस्ट कम कर सकते हैं, तो मतलब फाइनेंशियल रिस्क हमारा किससे, क्रेडिट रेटिंग के अप अगर डाउन हो जाती है तो उससे बन जाएगा, जी हाँ बिल्कुल। एडवर्स सिचुएशन को हम रिस्क बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। रिस्क कौन सी कंडीशन होती है, हमेशा एडवर्स सिचुएशन, फेवरेबल कंडीशन कभी रिस्क नहीं होती,
जी। उसके बाद अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में, पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई चेंज आ जाता है तो ये भी फाइनेंशियल रिस्क की कैटेगरी में इनडायरेक्टली आता है। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जी हाँ। कैसे समझाऊंगा डिटेल में, वेरी डिटेल में। तो यहां तक आपको सब समझ में आ गया? जी हाँ। फाइनेंशियल रिस्क कैसे कैसे हो सकता है फिर रिपीट कर देता हूँ। चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशन अगर हो गई, प्राइस में कोई चेंज हो रहा है, एक्सचेंज रेट में कोई चेंज हो रहा है, क्रेडिट रेटिंग में कोई चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहां कोई चेंज हो रहा है। जी हाँ। मतलब हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडवर्स सिचुएशन रिस्क का काम करेगी, फेवरेबल सिचुएशन रिस्क नहीं होती है। जी हाँ। कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है, वो रिस्क का काम करेगी। अगर बेनिफिट हो रहा है वो रिस्क का काम नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे पुराने वाले एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, अगर वो 6 के 6 भाई उसको पीटे ना लड़के को और वो रिश्ता पक्का करा के शादी करा दे, तो क्या ये रिस्क है? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल वही बात है। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क कितने प्रकार के होते हैं? कंपनी में कई प्रकार के, भांति भांति प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। मैं आपको कौन से समझाऊंगा? मैं आपको समझाऊंगा एज पर आईसीएआई। बिल्कुल। अगर आप सीएफए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, या सीएस कर रहे हो, या कहीं और पढ़ रहे हो, वहां पे अलग हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क के बहुत सारे टाइप हैं। जो आईसीआई ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है काउंटर पार्टी रिस्क। सर ये क्या होता है? अभी पढ़ेंगे। दूसरा होता है पॉलिटिकल रिस्क। तीसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। फिर होता है करेंसी रिस्क, और फिर होता है लिक्विडिटी रिस्क। 5 तरीके के रिस्क होते हैं। अच्छा, ये होते हैं, पर ये होते क्या है? अरे इसी पे तो डिस्कशन है सारा, इसी का ही डिस्कशन है भाई, पूरा का पूरा। सबसे पहले रहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। ये क्या होता है सर? देखो, काउंटर पार्टी का रिस्क समझो पहले मेरी बात। ये है, एग्जांपल ले लेते हैं, ये है राम, ये है श्याम, ये है राम, ये है श्याम। इन दोनों को एक दूसरे से रिस्क है, राम को श्याम से, श्याम को राम से। इसे बोल देते हैं एक दूसरे से रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क। यानी कि राम के लिए श्याम काउंटर पार्टी है और श्याम के लिए राम काउंटर पार्टी है। समझ में आ गया? जी सर। अगर कोई काम दोनों ने एग्री करा करने के लिए, अगर राम ने मना कर दिया तो श्याम को रिस्क हो गया, और श्याम ने मना कर दिया तो राम को रिस्क हो गया। इसको बोल देते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। ये लेमैन की लैंग्वेज में है, बिल्कुल अनपढ़ ठहठा अंगूठा टेक इंसान की लैंग्वेज में आपको बताइए। जी हाँ। लेकिन आपका आईसीआई क्या कहता है, मैं वो पॉइंट भी आपको बताऊंगा, प्लस में काउंटर पार्टी रिस्क एक्चुअल में क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, समझाने के लिए आपको करना क्या है, जो बुक में लिखा है वो करना है, बट समझ लो प्लीज क्या है। देखो, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, नीचे गालियां मत देना इसके लिए, प्लीज तारीफ जरूर कर देना। मैं ना तारीफ का भूखा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। जी हाँ। तो देखो, काउंटर पार्टी रिस्क आईसीआई ने इतना नहीं लिखा हुआ, बिलीव मी। पहले आईसीआई का पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले आईसीआई वाला पढ़ लेते हैं। नहीं, पहले यही पढ़ते हैं। 2 तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है बेसिक काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, इसे हम यूनिलेटरल काउंटर पार्टी रिस्क भी कह देते हैं। दूसरा होता है बायलेटरल काउंटर पार्टी रिस्क। यूनिलेटरल में क्या होता है? ओनली वन पार्टी, वन काउंटर पार्टी इज एट ए डिफॉल्ट। यानी कि केवल एक पार्टी डिफॉल्ट कर रही है, दूसरी पार्टी डिफॉल्ट नहीं कर रही है। यानी कि दूसरी पार्टी को पहली पार्टी से रिस्क है। ये क्रेडिट रिस्क के अंडर में आता है। आईसीआई कहता है क्रेडिट रिस्क इसके अंडर में आता है। आप जैसा भी मान लो, यानी कि क्रेडिट रिस्क का और काउंटर पार्टी रिस्क का गहरा नाता है। समझ में आ गई? आईसीआई के हिसाब से काउंटर पार्टी रिस्क के अंडर में क्रेडिट रिस्क आता है, लेकिन कुछ जगहों पे क्रेडिट रिस्क के अंडर में काउंटर पार्टी रिस्क आता है। तो इन दोनों का गहरा नाता है। तो एक पार्टी को रिस्क है दूसरी पार्टी से, यानी कि अपनी काउंटर पार्टी से, तो उसे बोल देते हैं यूनिलेटरल काउंटर पार्टी रिस्क या बेसिक काउंटर पार्टी रिस्क। इसके कुछ उदाहरण दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज एसबीआई ने, एक बैंक है, उसने लोन दिया विजय आलिया को। वो नहीं जो आप समझ रहे हो, हाँ, ठीक है ना। उसने लोन दिया किसको? विजय आलिया को। अच्छा, जो समझना है समझो, कोई बात नहीं। ये क्या हुआ? लोन इसने दे दिया। अगर विजय आलिया डिफॉल्ट कर गया, यानी कि ये विजय आलिया कौन है? एसबीआई के लिए काउंटर पार्टी है। अगर विजय आलिया डिफॉल्ट कर गया तो एसबीआई का क्या हो जाएगा? लॉस। इसे क्या बोलते हैं? काउंटर पार्टी रिस्क। विजय आलिया इज द काउंटर पार्टी ऑफ एसबीआई। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरे टर्म में। चलो, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं सिक्योरिटी लैंडिंग का। ठीक है, सिक्योरिटी लैंडिंग का एग्जांपल क्या है कि मिस्टर ए है,
मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी सिक्योरिटी लैंड करी, ठीक है, सिक्योरिटी लैंड करी, बदले में उन्होंने कुछ कोलाटरल ले लिया। कोलाटरल मतलब बिल्डिंग, गाड़ी, बंगला, जेवर, गहना, कुछ भी गिरवी में रख लिया। अब इस केस में क्या है, इस केस में अगर मिस्टर बी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या होगा, डिफॉल्ट कर दिया तो मिस्टर ए के पास तो उनकी बिल्डिंग, गाड़ी, बंगला तो है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल बात है, लेकिन उनका नुकसान हो सकता है कब, अगर उस कोलाटरल संपत्ति के, बिल्डिंग के, गाड़ी के, बंगला के प्राइस डाउन हो गए तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा मिस्टर ए को। इसे बोल देते हैं काउंटर पार्टी। मिस्टर बी जो है वो काउंटर पार्टी है मिस्टर ए की। जी हाँ, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसा कि मैंने बताया आपको, रियल लाइफ एग्जांपल 2008 में आप सभी को पता है, लेहमैन ब्रदर्स बैंक करप्ट हो गए थे, उनकी वजह से कई बैंकों में दिक्कत आ गई थी। लेहमैन ब्रदर्स इज द काउंटर पार्टी फॉर बैंक्स, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ, क्या केस क्या था, मैं समझाता हूँ बहुत शॉर्ट में, कि जो बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, इन्होंने इंटरेस्ट रेट स्वैप कर रखा था, स्वैप एग्रीमेंट लेहमैन ब्रदर्स के साथ। लेहमैन ब्रदर्स चला गया बैंक करप्सी में, वो बैंक करप्ट हो गया। उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे थे इन बैंकों ने, उसमें समस्या आ गई, दिक्कत आ गई, और ह्यूज लॉस हुए किसको, बैंक्स को ह्यूज लॉस हुए। ये क्या है, काउंटर पार्टी, क्योंकि लेहमैन ब्रदर्स इज अ काउंटर पार्टी फॉर दीज बैंक्स। अच्छा, ये हो गया यूनिलेटरल। अब आ जाते हैं बाइलेटरल, ठीक है। बाइलेटरल काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, बाइलेटरल काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब होता है कि जहां पे दोनों पार्टी को एक दूसरे से रिस्क हो। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे एक पार्टी को रिस्क था, दूसरी को रिस्क नहीं था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जहां पे दोनों पार्टी को एक दूसरे से रिस्क हो, वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप का मतलब कि भैया बैंक ए ने एग्रीमेंट करा बैंक बी के साथ कि भाई आप मुझे फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट दे देना, मैं आपको फ्लैट रेट पे, फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट दे दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। बाद में क्या हुआ, दो केस, अगर बैंक ए डिफॉल्ट कर गया तो बैंक बी का नुकसान हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उससे रिसीव होना बंद हो जाएगा फिक्स्ड पेमेंट। अच्छा, यस। दूसरा केस, अगर बैंक बी डिफॉल्ट कर दिया तो भाई बैंक ए को नुकसान हो जाएगा, क्या, फ्लोटिंग रेट मिलने का। तो दोनों को एक दूसरे से रिस्क है ना, हाँ, दोनों एक दूसरे की काउंटर पार्टी है ना, हाँ। तो इसे क्या बोलेंगे हम, काउंटर पार्टी रिस्क। ये बायलेटरल वाला है, एक्चुअल में ये है, लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा दे रखा है, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला। जी हाँ, बिल्कुल, अभी पढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फोरेक्स का, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। फोरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, इंडिया का एक्सपोर्टर है, यूएस का इंपोर्टर है। ये देखो, ये मिस्टर राम है इंडिया के, ये एक्सपोर्टर है, और मिस्टर एलन है यूएस के, वो इंपोर्टर है। मिस्टर राम एग्री हो गए कि मैं आपसे $1,00,000 रिसीव करूंगा, फिक्स्ड रेट पे, एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया आज की डेट में, बिल्कुल। बाद में अगर इन्होंने मना कर दिया, मिस्टर एलन नाट गए, तो इन्हें तो भाई कहीं और से खरीदने पड़ेंगे ना, हाँ बिल्कुल खरीदने पड़ेंगे। तो क्या होगा, अगर इन्हें कहीं और से खरीदने पड़े तो क्या होगा, तो भाई साहब ये होगा कि अगर रेट में चेंज निकला तो इनका नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर ये मना कर गए कि भाई नहीं मैं नहीं खरीद रहा, तो इनका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इन्हें जो सामान है, जो ये सामान इंपोर्ट करते, इन्हें वो मार्केट से बाय करना पड़ेगा, और मार्केट में हाई रेट पे बाय करना पड़ेगा। तो वही हमने लिखा है कि अगर राम ने मना कर दिया तो भैया एलन को बाय करना पड़ेगा माल मार्केट से हायर रेट पे, और अगर एलन ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया, या पैसे टाइम से नहीं दिए, डिफॉल्ट कर दिया किसी भी तरीके से, तो राम का नुकसान हो जाएगा। ये एक दूसरे को क्या है, रिस्क है, इसे कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। अब समझ आ गया, मुझे लगता है इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे किसी टीचर ने आपको नहीं दी होगी जितनी मैंने समझाई है। अब इस मसले पे लाइक बनता है, कमेंट बनता है, सब्सक्राइब बनता है, जरूर प्लीज विकी प्लीज। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। भैया ये काउंटर पार्टी रिस्क तो है, पर इसे मैनेज कैसे करें, हाउ टू मैनेज सीपीआर, इसे मैनेज कैसे करें। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो बहुत सिंपल से तरीके मैनेज करने के। आपकी बुक के हिसाब से ये है, नेट के हिसाब से या और किताबों के हिसाब से अलग हो सकते हैं। सबसे पहला, ड्यू डिलीजेंस। जब भी आप ट्रांजेक्शन में थर्ड पार्टी के साथ एंटर हो रहे हो तो भैया उसकी जांच ना, थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड चेक करा लो, ड्यू डिलीजेंस कर लो कि भैया उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, पहला। दूसरा, एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब यह है कि आप कितने एक्सपोज्ड हो सामने वाले के सामने, यानी कि आपने कितना फंड सामने वाले को दिया हुआ है
कितना पैसा वो आपका लेके भाग सकता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने विजय आलिया को 9,000 करोड़ या 7,000 करोड़ रुपए दे दिए थे, वो भाग गया पैसे लेके। इतना फंड मत दो, इतना एक्सपोज मत हो, इतना पैसा मत दो सामने वाले को, तो उसको लिमिट में रखो। इसको हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं लिमिट, बी इन लिमिट्स। अपने लिमिट में रहो ना भाई, औकात से बाहर मत जाओ। थर्ड, सिंगल एंटिटी पे, यानी कि आप सिंगल एंटिटी पे फोकस मत करो कि एक ही आदमी को पैसे देने, नहीं भाई, पोर्टफोलियो बनाओ, अलग अलग लोगों को पैसे दो, अलग अलग अमाउंट्स में पैसे दो, सिंपल। एक भागेगा बाकी तो देंगे ना, वापस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ, इंश्योरेंस। अगर आप किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस ट्रांजेक्शन का पहले से ही इंश्योरेंस ले लो। अगर वो भाग गया, पैसा डूब गया, तो कम से कम इंश्योरेंस से कुछ तो मिलेगा, 100% लॉस नहीं होगा। तो काउंटर पार्टी रिस्क को मैनेज करने के ये तरीके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम बुक से पढ़े, बिल्कुल सही बात है, बुक की तरफ आ जाते हैं। तो बुक में हमने पढ़ा फाइनेंशियल रिस्क, हम ऑपरेशनल रिस्क पढ़ लेते हैं। दिस रिस्क relates to failure on part of the company to cope with day-to-day operational problems. Operational risk relates to people as well as process. हमने पढ़ाई था people या प्रोसेस के फेल होने की वजह से अगर उसके ऑपरेशन ही बंद हो गया तो उसे बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। एग्जाम्पल भी इसने दिया कि एक एम्प्लॉय पे कर रहा था एक 10,000 रुपए का चेक फ्रॉम द अकाउंट ऑफ कंपनी, ठीक है, और उसने इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपए की जगह 10,000 रुपए को उन्होंने चेक पे कर दिया। 1 लाख रुपए की जगह 10,000 रुपए का चेक पे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 90,000 दोबारा पे करने पड़ेंगे भाई। या इसको उल्टा ले लो, 10,000 की जगह 1 लाख का चेक पे कर दिया। अच्छा ऐसे है, हाँ ये 1 लाख ही है, ऊपर कर लो 1 लाख, नीचे की जगह ऊपर कर लेते हैं। 10,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए का चेक पे कर दिया, कंपनी का नुकसान हो गया 90,000 रुपए का। अच्छा ये है, बिल्कुल। अब आते हैं फाइनेंशियल रिस्क पे। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? रिस्क ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशंस। अच्छा यही तो बताया था मैंने तुम्हें। दूसरा, सच एज प्राइस चेंज हो गया, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, क्रेडिट रेटिंग चेंज हो गई। फिर ये बता रहा है कि पॉलिटिकल रिस्क इज नॉट ए फाइनेंशियल रिस्क इन डायरेक्ट सेंस, बट सेम कैन बी इंक्लूडेड एज any unexpected political changes in any foreign country may lead to फाइनेंशियल लॉसेस। यानी कि इनडायरेक्टली फाइनेंशियल रिस्क है भाई, इनडायरेक्टली। अब इसने कहा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, क्या क्या बताया इसने? काउंटर पार्टी रिस्क हमने पढ़ लिया, दूसरा पॉलिटिकल रिस्क हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क ये भी हम पढ़ेंगे, करेंसी रिस्क ये भी हम पढ़ेंगे, और लिक्विडिटी रिस्क ये भी हम पढ़ेंगे। समझ आ गई? यहां तक समझ आ गया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यस, आ जाते हैं हम पॉलिटिकल रिस्क पे। वाओ, पॉलिटिकल रिस्क का मतलब बिल्कुल सिंपल है। देखो ये है इंडिया, दिस इज इंडिया, दिस इज यूएस एंड दिस इज चाइना। अभी अभी रिसेंट एग्जांपल आपको देता हूं, यूएस ने प्राइस कंट्रोल एंड इंपोज कर दिया है टैरिफ बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज, इंडिया, 2 अप्रैल से लागू होने वाला है। वो क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज पॉलिटिकल रिस्क। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की जो कंट्रीज यहाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, उसे आएगी दिक्कत, उनका माल हो जाएगा महंगा, उनके दाम हो जाएंगे माल के महंगे। जी हाँ, तो दाम महंगे हो जाएंगे तो उनका एक्सपोर्ट हो जाएगा कम। दूसरी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलने के चक्कर में यहाँ की कंपनीज को हो रहा है लॉस, ये होता है पॉलिटिकल रिस्क। दूसरा हम कह सकते हैं चाइना। चाइना तो बहुत खतरनाक है। मान के चलो हमने कुछ बनाया, उस पर हमने पेटेंट ले लिया, हमने कॉपीराइट ले लिया, बट चाइना ना किसी का पेटेंट मानता है ना कॉपीराइट मानता है। तो उस तरह का रिस्क क्या है? पेटेंट इनवैलिडेशन। हमने पेटेंट लिया लेकिन चाइना ने क्या कर दिया, भैया इनवैलिडेट, हम तो अपना कॉपी बनाएंगे, आपको जहां जाना है जाओ, पेटेंट कर दिया चाइना ने इनवैलिडेट। तो इस तरह का रिस्क भी होता है कंट्रीज की जो है पॉलिटिकल रिस्क में। जी हाँ। फिर उसके बाद क्या है? कॉन्फिस्केशन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टी। सपोज करो वार हो गई, वार भी नहीं हुई, या कंपनी में नई गवर्नमेंट आई और उसने कहा कि फॉरेन की सारी कंपनी कर दो बंद, सारे इंस्टीट्यूट बंद, सब कुछ बंद। फिर क्या करें? इन सब के जो प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है सबको खरीद लो। किस दाम में? जो हम बोलेंगे, जो हम बोलेंगे वही हम करेंगे। कंपनी मर रही है, भाग रही है, भागने दो, हमें इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है। तो सरकार ने क्या काम करा?
हमारी जो प्रॉपर्टीज थी उनको कॉन्फिस्केट कर लिया अपने दामों पे। सपोज करो अडानी जी की काफी कंट्रीज में बिजनेस है, रिलायंस के काफी कंट्रीज में बिजनेस है, टाटा के काफी कंट्रीज में बिजनेस है। अगर वो कंट्री टाटा की उन प्रॉपर्टीज को जब्त कर ले तो क्या होगा? तो क्या होगा जनाब, क्या होगा ये बताओ, बताओ आप ही बताओ क्या होगा। सर कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जी हाँ बिल्कुल, उनको हो जाएगा लॉस, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। उसके बाद आ जाते हैं लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क जो होता है देखो समझो, ये होता है दो तरीके। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टअप फाइनेंस वाले चैप्टर में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो, जी हाँ स्टार्टअप फाइनेंस वाले चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ भी पढ़ाऊंगा दूसरे टाइप का। लेकिन मैं पहले बता दूं दोनों टाइप के लिक्विडिटी रिस्क होते क्या है डिटेल में। आप लिंक कर देना स्टार्टअप फाइनेंस वाले चैप्टर में लिक्विडिटी रिस्क को, यहाँ से भी मैं दिखा दूंगा। अभी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। अच्छा ये और भी कई तरीके के हो सकते हैं भाई, प्लीज आईसीआई के हिसाब से तो यही पढ़ा रहा है, मैं आपको समझाने के हिसाब से दो बता रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टअप फाइनेंस में ये वाला है और ये वाला जो रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वो यहाँ पे ये वाला है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक होता है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। सपोज कंपनी का काम बढ़िया चल रहा है, कंपनी के पास प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, कंपनी के पास एसेट्स भी हैं, कंपनी के पास डेटर खड़े हुए हैं, बट पैसे नहीं है, कैश नहीं है, कैश नहीं है। तो इसे बोलेंगे हम, देखो ये देखो, लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, बट कैश नहीं है। कैश नहीं है तो क्या होगा? तो वो डे टू डे जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगा। प्लस में अगर क्रेडिटर्स जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे नहीं दे पाएगा, तो उसको आएगा लिक्विडिटी क्रंच। इसको बोलेंगे हम फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। जी हाँ। दूसरा रिस्क होता है ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क, इसका नाम है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क या एसेट्स लिक्विडिटी रिस्क। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो एसेट्स हमारे पास है उसको हम मार्केट में टाइमली नहीं बेच पा रहे, मार्केट में बेचने में लग रहा है टाइम, समझ में आ गया? जल्दी से नहीं बेच पा रहे, वो इलिक्विड है, उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल ले लेते हैं, समझ आ जाएगा। देखो समझो, कैश और बैंक क्या है? हाईली लिक्विड है भाई, पैसे निकालो मुंह पे फेंको कुछ भी खरीद लो। गोल्ड क्या है? हाईली लिक्विड है, गोल्ड निकालो मुंह पे फेंको कुछ भी ले लो। गोल्ड तो कैश से भी ज्यादा लिक्विड है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग है इलिक्विड, क्योंकि बिल्डिंग को आपको बेचने में ही 6 महीने लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, समझ आ गई? और अगर आप बेचने जाओगे जल्दी से तो हो सकता है आपको कि 1 CR की बिल्डिंग हो 1 करोड़ की और 10 लाख में ही बेचनी पड़ जाए, जल्दबाजी में अगर ज्यादा करोगे तो। अच्छा, तो इसे बोलेंगे इलिक्विड, ये लिक्विड नहीं है, इलिक्विड। जी हाँ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके के हो सकते हैं, ये वाला मैंने समझाया था आपको स्टार्टअप में। एक होता है इन्वेस्टमेंट जो लिक्विड है, एक होता है इलिक्विड है। मतलब लिक्विड इन्वेस्टमेंट कैसे? सपोज मैंने शेयर्स खरीदे थे, टाटा, रिलायंस, अडानी, ये सब के सब शेयर मार्केट में लिस्टेड है, मेरे पास शेयर्स हैं, कल मार्केट खुलेगी मैं कल बेच दूंगा, 2 दिन में पैसे आ जाएंगे, ये लिक्विड है। वही मेरे पास शेयर्स हैं, किसके शेयर्स हैं? मान के चलो कैंट, कैंट आरो कंपनी है। जी हाँ। क्या कैंट आरो का शेयर मार्केट में मिल रहा है? जी नहीं। क्या कैंट आरो का शेयर कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? जी नहीं। लेकिन मेरे पास उसके शेयर्स है। वो क्या है? वो प्राइवेट प्लेस में, प्राइवेट कंपनी में मैंने प्लेस कर रखे हैं पैसे अपने। क्या वो लिक्विड है? क्या वो आराम से बिक जाएगा? जी नहीं। क्या वो मेरे प्राइस पे बिकेगा? जी नहीं। वो क्या है? हाईली इलिक्विड, हाईली इलिक्विड। इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क। और यही वाली चीज मैंने स्टार्टअप फाइनेंस में आपको समझाई थी, यही वाला पॉइंट मैंने क्या समझाया था स्टार्टअप फाइनेंस में। अच्छा जी हाँ, चलो पढ़ लेते हैं जरा बुक में क्या लिखा है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क इन्होंने पहला बोला, ये बोला कि रिस्क दैट काउंटर पार्टी मे नॉट ओनर इट्स ऑब्लिगेशंस इज नॉन रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग इंटरेस्ट। ना तो बोरिंग वापस कर रहा है, इंटरेस्ट वापस कर रहा है। मतलब बैंक ने लोन दे दिया और सामने वाली पार्टी से उसका प्रिंसिपल भी वापस नहीं आ रहा, इंटरेस्ट भी वापस नहीं आ रहा, या इंटरेस्ट आ रहा, प्रिंसिपल नहीं दे रहा, प्रिंसिपल आ रहा, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, कुछ भी मान सकते हो। मतलब पैसा अल्टीमेटली पैसा वापस नहीं आ रहा, इसको बोलेंगे क्या? काउंटर पार्टी रिस्क। इन्होंने एक ही साइड से बताया, देखो ठीक है, मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। दूसरा इन्होंने बोल दिया फॉर विच पेमेंट इज ऑलरेडी मेड, ठीक है, या फिर फेलियर टू डिलीवर द गुड्स फॉर विच पेमेंट इज ऑलरेडी मेड। मतलब पेमेंट हो चुकी है, एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया बट दूसरी पार्टी से ऑब्लिगेशन नहीं हो रहा काउंटर पार्टी से, तो इसे क्या बोलेंगे? काउंटर पार्टी रिस्क, आईज पर आईसीएल। ठीक।
ये कहा इट आल्सो कवर्स क्रेडिट रिस्क दैट इज डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी। भाई मैंने पहले ही बताया क्रेडिट रिस्क का पार्ट काउंटर पार्टी है, बट आईसीए के हिसाब से क्रेडिट रिस्क इज पार्ट ऑफ काउंटर पार्टी, तो आप ऐसा ही मानो, नंबर आपको इसी के मिलेंगे। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि काउंटर पार्टी रिस्क है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फिलहाल, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, फिलहाल क्या करना पड़ेगा, फिलहाल क्या करना पड़ेगा, फिलहाल क्या है, F for failure to obtain necessary resource to complete a project or transaction undertaken। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी काउंटर पार्टी है वो फेल कर रही है क्या, उसके बाद नेसेसरी रिसोर्स ही नहीं है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, रिस्क है, काउंटर पार्टी से पैसा वापस नहीं आएगा, उसके बाद रिसोर्स नहीं है, तो भाई कुछ जुगाड़ निकालो, पैसे लेने का तो डूब जाएगा। दूसरा, इंस्टॉलमेंट, अगर थर्ड पार्टी इंस्टॉलमेंट ही हो गई तो आपका ऑब्वियसली रिस्क आ गया काउंटर पार्टी, क्योंकि इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में जरूरी थोड़ी ना आपको पैसा मिले, आपसे पहले और भी लोग बैठे हुए, बिल्कुल, अगर उसके पास सफिशिएंट मनी होती तो वो इंसॉल्वेंट ही क्यों होता, बिल्कुल सही बात है। फिर है लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी मना ही कर दे, नहीं जी छोड़ो हम कर ही नहीं, तो वो भी रिस्क आ गया। फिर क्या है, एनी रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, कोई ऐसा काम की गवर्नमेंट ही रेगुलेशन कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दे उस वाले काम के ऊपर, तो भी काउंटर पार्ट। भाई सपोज करो कोई पार्टी है वो केमिकल बना रही है, मान के चलो उसकी इनकम केमिकल से है, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कल सुबह 8 बजे से इस केमिकल का भारत में मैन्युफैक्चरिंग बैन है, तो जिस पार्टी का बिजनेस ही उस केमिकल से चल रहा है वो पार्टी पेमेंट कहां से करेगी, हो गया ना काउंटर पार्टी रिस्क, डूब गए ना पैसे, जी हाँ। फिर क्या है, होस्टाइल एक्शन बाय फॉरेन करेंसी, अभी मैंने आपको समझाया फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे चाइना ने सब पे कब्जा कर लिया, सब पे कब्जा कर लिया, तो वहां क्या है, जब कब्जा ही हो गया, बिजनेस ही ठप हो गया वहां चाइना में मेरा, और मैंने चाइना के बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ था, तो मैं कैसे पैसे कैसे वापस करूंगा, पैसा तो डूब जाएगा, जी हाँ बिल्कुल डूब जाएगा, तो इसे ही कहते हैं क्या, काउंटर पार्टी रिस्क को आइडेंटिफाई करना। अगर ये घटनाएं दिख रही हैं आपको, आप देख पा रहे हो इन घटनाओं को, तो समझ जाओ यहाँ काउंटर पार्टी रिस्क आने वाला है, बिल्कुल। फिर अब क्या, इसे मैनेज कैसे करेंगे, मैंने आपको समझा दिया पहले ही, मैनेज कैसे करेंगे भाई, अब डेसिल 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 फिलहा को डेसिल से मैनेज करेंगे, पहले हम क्या काम करेंगे, सीपीआर को आइडेंटिफाई करेंगे फिलहा से, और फिर डेसिल से क्या करेंगे, मैनेज, सीपीआर को फिलहा से आइडेंटिफाई करके डेसिल से मैनेज करेंगे, ये लिख लो, सीपीआर को सीपीआर को सीपीआर को फिलहा से, ठीक है, फिलहा से क्या करके, आइडेंटिफाई करके, देखो ये ना लिंक हो जाएगा आपस में, आइडेंटिफाई करके डेसिल से क्या करेंगे, मैनेज करेंगे भाई साहब, डेसिल से मैनेज करेंगे, हालांकि मैंने आपको समझा भी दिया है, रटा भी रहा हूं, डेसिल से मैनेज करेंगे, जी हाँ, अच्छा ये है बात, बिल्कुल वही बात है। डेसिल मतलब पहले करेंगे ड्यू डिलिजेंस, भैया थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हो तो पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा लो, प्रपोज तो कर रहे हो, 6 भाइयों से पिटने का रिस्क तो ले रहे हो, पर पहले देख तो लो तुम पहले हो या, समझ जाओ, अच्छा। दूसरा क्या, एक्सपोजर, भाई अपनी एक्सपोजर की लिमिट तो जान लो, कितने रुपए के फूल देने हैं, पता चले कि सामने वाले की, सारी बात मत कह लो। सिंगल एंटिटी का मतलब एक पर्सन पे तुम भी डिपेंडेंट मत रहो, अगर उसने मना कर दिया तो दूसरा तो रखो, यस। उसके बाद इंश्योरेंस का मतलब कि अगर कोई घटना घटित हो रही है, ट्रांजेक्शन हो गई, तो उसका इंश्योरेंस तो करा लो, अगर भैया ने आके पीट दिया भाई तो क्या है, दोस्त तो बचा लें आपको आके। लिमिट्स मतलब जो आप क्रेडिट लिमिट्स दे रहे हो, यानी कि जो आपने यहाँ क्रेडिट लिमिट दे रखे हैं उसको रेगुलरली क्या करो, रिव्यू करते रहो, अभी बची हुई है क्रेडिट लिमिट या नहीं। फिर आते हैं पॉलिटिकल रिस्क में, पॉलिटिकल रिस्क मतलब मैंने आपको समझा ही दिया, ऑब्वियसली कोई भी फेस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन रिस्क ओवरसीज इन्वेस्टर की जो एडवर्स एक्शन है उस देश की गवर्नमेंट के, उनकी वजह से कोई भी रिस्क आता है तो वो क्या आता है, पॉलिटिकल रिस्क। अब पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया भाई साहब, ये क्या है, पॉलिटिकल रिस्क है प्राइस का रिस्क, सबसे पहले समझो पी फॉर पॉलिटिक्स, पी फॉर प्राइस, पी फॉर पॉलिटिक्स, पी फॉर प्राइस, प्राइस का रिस्क है। पी फॉर हमने देखा प्राइस कंट्रोल कर लिया अगर उस गवर्नमेंट ने, या उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कन्वर्जन ऑफ करेंसी पे, कि आप मेरे देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट नहीं करोगे, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा दी भाई साहब, फंस गए हमारे तो पैसे सारे, जी हाँ। फिर इसके बाद रेशनिंग ऑफ रेमिटेंस
टू होम कंट्री। इसका मतलब ये है कि कंट्री ने बोल दिया चाइना ने कि यहाँ से 1 रुपया भी आप भारत नहीं भेजोगे। ओहो, तो अब क्या करें, वहीं लेके बैठे रहो भाई उनके पैसे को, और क्या करोगे। फिर इनवैलिडेशन ऑफ पेटेंट, वो पेटेंट ही नहीं मान रहे, हमने पेटेंट कराया बट उनकी दूसरी कंपनी ने कॉपी कर ली और वो बेच रही है, हम पीछे रह गए जबकि हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, वो कॉपी बेच रहे हैं बट उनके पास पैसा ज्यादा है इसीलिए वो आगे निकल गए। और कंट्री मानने को तैयार नहीं है, पेटेंट वेट कुछ नहीं होता भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कॉन्फिस्केशन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टीज, कम भाई कंट्री को गुस्सा आया, उसे लग रहा है इस देश की सरकार फालतू बोल रही है, इनकी सारे बिजनेसमैनों की प्रॉपर्टी कब्जा, उसका भी खतरा है। उसके बाद क्या, एक्सटर्नल बोरिंग्स, रेस्ट्रिक्शन टू, मतलब अगर हम बाहर से कर्जा लेना चाह रहे हैं, कंपनी कह रही है, उस देश कंट्री कह रही है आप यहाँ से 1 रुपए का भी कर्जा नहीं लोगे बाहर से। अच्छा, तो अब आ गया प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन पे आ गया मैं। अब क्या, एसेस पॉलिटिकल रिस्क। भैया पॉलिटिकल रिस्क को आप कैसे एसेस करोगे, कैसे एसेस करोगे, एसेस करोगे मैप की रैंकिंग कर लो। देखो मैप में सारी कंट्रीज के नाम होते हैं, जी हाँ, तो उसकी रैंकिंग देख लो भाई साहब की जो कंट्रीज है उनकी कौन सी रैंकिंग क्या है बिजनेस में, तो वहां से आपको पॉलिटिकल रिस्क की पहचान हो जाएगी कि कहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क ज्यादा है कहाँ पे कम है। इसने थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ में आ गई क्या। भैया मैप कर लो रैंकिंग। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देख लो, इवेल्युएट कर लो उस कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से भाई क्या चल रहा है कंट्री में, ये तो देख लो पहले। दूसरा, एडवाइस ले लो एम्बेसीज ऑफ होम कंट्री इन होस्ट कंट्री। चाइना के अंदर भारत की जो एम्बेसी है उनसे फोन पे बात करो, भाई साहब अगर मैं बिजनेस खोलूं तो चल जाएगा, चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि जिनपिंग साहब आके बंद बंद करा दें। बोलेगा हाँ हाँ भाई साहब चल जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत, निश्चिंत रहो, देख लो। हाँ देख लिया भाई साहब, चलो ठीक है। तो ये पहले पूछ तो लो, अपनी जो एम्बेसी वहां बैठी है उनसे पूछ तो लो भाई साहब क्या चल रहा है। अच्छा, तीसरा, पॉपुलैरिटी ऑफ करंट गवर्नमेंट एंड इट्स स्टेबिलिटी। जो वहाँ करंट गवर्नमेंट है वो कितनी पॉपुलर है बिजनेसमैन के बीच में, लोगों के बीच में, और उसकी स्टेबिलिटी पोजीशन क्या है। पता चली हमने आज बिजनेस लगाया, जैसे कि बाइडेन साहब की पोजीशन टाइम पे जो यूएस में बिजनेस लगे होंगे, या यूएस ने जिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, जैसे ही बाइडेन साहब हटे आपके ट्रम्प साहब आए, वैसे ही उन कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने कर दिया रद्द। यूक्रेन रशिया आपके सामने एग्जांपल है, बिल्कुल। उसके बाद पॉलिटिकल रैंकिंग देख लो। देखो एक ना इंडेक्स निकलता है, पॉलिटिकल रैंकिंग इंडेक्स, उसे देख लो भाई कि इस कंट्री की पोजीशन क्या है पॉलिटिकल रैंकिंग में। इंडिया की तो बहुत नीचे है, टू बी फ्रैंक, क्या पोजीशन है, तो वहां से आपको क्या हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा किसका, पॉलिटिकल रिस्क का। फिर आप क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपने असेस तो कर लिया, अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, यहाँ है या नहीं है, यहाँ है या नहीं है, वही हमने ऊपर पढ़ लिया। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, भैया फॉरेन करेंसी कन्वर्जन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, प्राइस फिक्स कर लिया उसने प्रोडक्ट का, एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरेन एसेट बाय लोकल गवर्नमेंट हो गया, और इंस्टेंसेस ऑफ रेसिडेंट इन्वेस्टर और लेबर, यानी कि रेसिडेंट इन्वेस्टर और लेबर जो है वो अड़ गए किसी चीज पे। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई पॉलिटिकल रिस्क, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। ये जो है ना, व्हाट इज पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। ये और ये हम इसको सेम जोड़ सकते हैं आपस में, मैं जोड़ देता हूँ, इसको आप जोड़ के पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको इसको और इसको, बिल्कुल। फिर क्या, मिनिमाइज कैसे करेंगे भाई साहब पॉलिटिकल रिस्क को, कम कैसे करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात है, कम करने का बहुत बढ़िया तरीका क्या है भैया, लोकल आरएफबीजी लगा लो, लोकल आरएफबीजी लगा लो, लोकल आरएफबीजी लगा लो, लोकल आरएफबीजी लगा लो। मतलब सर क्या है, मतलब ये लोकल तो लेवल ले लो, ठीक है, अपने यहाँ की लेबर लेके मत जाओ, तो किसी को हॉस्टाइल नहीं बनाएंगे वो, किसी को कब्जे में। दूसरी बात क्या, लोकली फाइनेंस ले लो, उनका ही कर्जा ले लो, वहां के लोकल पार्टनर बना लो। अगर कंपनी ने, हमारे मतलब कंट्री ने, उस कंट्री की गवर्नमेंट ने कंपनी पे कोई रूल्स रेगुलेशन लगाए, कुछ भी करा, तो नुकसान उनके यहाँ का भी लोग का होगा। वहां से लोन लोगे तो जो पैसा डूबेगा उनका डूबेगा। अच्छा जी हाँ। उसके बाद क्या है कि वहां की गवर्नमेंट से प्रायर नेगोशिएशन कर लो पहले से ही। अच्छा, लोग सब कुछ लोकल लोकल कर लो, जी हाँ बिल्कुल। तो वही हम देख रहे हैं, लोकल रॉ मटेरियल उठाओ, लोकल लेबर ले लो, लोकल फाइनेंस ले लो उस कंट्री से, अपने यहाँ से लेकर मत जाओ पैसा, उस कंट्री से उधार ले लो, डूबेगा तो उनका डूबेगा। लोकल बिजनेस पार्टनर ले लो उस कंट्री के, लोकल बिजनेस, जैसे कि इलोन मस्क भाई साहब इंडिया में आना चाह रहे हैं, अंबानी के साथ वो क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, ठीक है। या आपके टाटा के साथ क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं टेस्ला में। अच्छा हाँ, तो वो लोकल, यहाँ के लोकल
पार्टनर बना रहे हैं, वो इस जो पॉलिटिकल रिस्क है इसको क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। लाइव एग्जांपल, पॉलिटिकल रिस्क को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। उन्होंने क्या काम करा, लोकल पार्टनर ढूंढ लिया, फिर वो लोकल फाइनेंस का अरेंजमेंट भी कर लेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना आएंगे तो हम अपने पैसे लेके आएंगे, वो बोलेंगे अंबानी भाई साहब से, टाटा भाई साहब से, भाई साहब पैसे लगाओ, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्शन लेगी तो नुकसान किसका भी होगा, अंबानी भाई साहब और टाटा भाई साहब का। अच्छा, बिल्कुल, ये दिमाग है उसमें, उन्होंने पढ़ रखी है किताब, ये उन्होंने पढ़ रखा है भाई साहब, आप भी पढ़ लो। अच्छा, समझ में आ गया। तो मिनिमाइज कैसे करोगे, लोकल आरएफबीजी। एग्जांपल मैंने यहाँ किसका दे दिया आपको, यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दे दिया एलोन मस्क का, ठीक है, एलोन मस्क का। इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, रिलायंस के साथ, रिलायंस के साथ, और किसके साथ, टाटा के साथ। अच्छा, ओहो, समझ आएगा, भूलोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर। अब आ जाते हैं हम अगले रिस्क टाइप पे, उसका नाम है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है यार, करेंसी रिस्क का कि एक करेंसी इंडिया की है, एक करेंसी फॉरेन की है, दोनों में अगर रेट में कोई भी चेंज आएगा या एक्सचेंज करने में कोई भी दिक्कत आएगी, वो करेंसी रिस्क है। अब वो देख लेते हैं। रिस्क दैट कैश फ्लो ऑफ एन एंटिटी मे बी एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज में चेंज होने की वजह से अगर कोई दिक्कत आएगी तो करेंसी रिस्क में आ जाता है, बिल्कुल। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो बस सीधी बात है, करेंसी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये एक वार्निंग है आप लोगों के लिए, ये एक वार्निंग है आप लोगों के लिए, ये एक रिस्क है आप लोगों के लिए कि भाई साहब तैयार हो जाओ, कंपनी बंद हो सकती है, इट इज ए वार्निंग। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वार्निंग, वार्निंग। तो हमने क्या देखा, कोई वार, कोई कूप, कोई रेवेलियन घटना घटित हो रही है तो वहां करेंसी रिस्क आ सकता है, जैसे कि रसिया की कंट्री के साथ हुआ। रसिया में रूबल है, रूबल का चलना हो गया बंद, यूएस ने मना कर दिया, सब जगह यूएस चल रहा था, डॉलर चल रहा था, उधर यूएस ने डॉलर देने से मना कर दिया, बड़ी दिक्कत हो गई थी रसिया के लिए, तो वो क्या हुआ था, वार। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, अरे वाह। नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई डूब गया, पूरे देश में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ ही आ गई तो करेंसी कैसे एक्सचेंज होगी। अच्छा, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन रेट में अगर कोई चेंज आ जा रहे हैं तो फ्लक्चुएशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट में अगर कोई चेंज आ गया तो करेंसी के जो एक्सचेंज रेट है वहां भी चेंज आएगा ना भाई, बिल्कुल आएगा सर। कभी रुपया 88 हो जा रहा है डॉलर के बदले, समझ में, 88 रुपए का एक डॉलर, तो कभी कभी क्या हो रहा है, 84 रुपए का एक डॉलर है, अब हो सकता है 100 ना पहुंच जाए। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट की वजह से। अच्छा, फिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में अगर कोई भी चेंज आता है, जो हमारी थ्योरी है आईआरपीटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। फिर हम अगले पैरामीटर पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट एक्शंस और चेंज इन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट में कोई एक्शन गवर्नमेंट ने ले लिया या गवर्नमेंट को कोई चेंज आ गया तो करेंसी फ्लक्चुएट हो जाती है। ओके, एक्सचेंज रेट में दिक्कत आने की वजह से होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क सिंपल है यार, इंटरेस्ट रेट में कुछ भी चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा, उसकी वजह से अगर कुछ रिस्क हो रहा है कंपनी को, वो इस कैटेगरी में आएगा, पढ़ लेते हैं। रिस्क दैट इंटरेस्ट रेट में चेंज इन विच में अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ एन एंटिटी, दिस रिस्क इज मोर इम्पोर्टेंट ऑफ। देखो अच्छा, बैंक का तो काम ही ना लोन देने का, डिपॉजिट लेने का है। अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ भी चेंज आएगा तो बैंक तो हिल जाएगा ना पूरा भाई, बिल्कुल। कुछ भी एडवर्स चेंज आ गया तो बैंक के डूबने के खतरे हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क बैंक के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, एज देयर बैलेंस शीट आइटम आर मोर इंटरेस्ट सेंसिटिव एंड देयर बेस अर्निंग इज स्प्रेड बिटवीन बोरोइंग्स एंड लेंडिंग रेट्स। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, साईराम 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 साईराम, सियाराम सियाराम सियाराम। बैंक का नाम सुनते ही सियाराम, समझ गए क्या है, सियाराम। तो स्टॉक मार्केट चेंज, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट रिस्क आने की संभावना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स, अगर अभी आपने देखा रिसेंटली स्टॉक मार्केट में क्या हाल हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, 28,000 से घट के 22,000 21,000 पे मार्केट आ गया, ठीक है। तो उस वजह से इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की संभावना। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम हुई या ज्यादा हुई, इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की संभावना। रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल डाटा, अगर इंडस्ट्रियल डाटा कुछ भी रिलीज हुआ और वहां नेगेटिव या कुछ भी बात नेगेटिव निकली तो वहां से इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की संभावना। फिर कोई भी गवर्नमेंट एक्शन ले ले तो वहां भी क्या है, इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की संभावना। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, जो गवर्नमेंट बार बार लेके आ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, वहां पे वो इंटरेस्ट रेट में क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, इस सब की हेल्प से हम क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे।
उसके बाद आता है लिक्विडिटी रिस्क। ये मैंने आपको समझा ही दिया है। लिक्विडिटी रिस्क मैंने दो तरीके से समझाया, इसमें एक ही तरीके से दे रखा है, समझ लेते हैं। रिस्क दैट एंटिटी टू मीट its liability whenever they become due. This risk mainly arise when organization is unable to generate adequate cash or there may be some mismatch in period of cash flow generation. यही बताया ना मैं आपको कि कैश फ्लो आ नहीं रहे हैं, लाइबिलिटीज खड़ी हैं और जो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी हैं ड्यू हो रहे हैं, पे नहीं कर पा रहे हैं उनको। This type of risk is more prevalent in banking business where there may be mismatch in maturity. सिंपल सी बात है, जो हमने लोन दिए वो तो ज्यादा लॉन्ग टर्म के दे दिए, डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के ले लिए, तो शॉर्ट टर्म वाले तो वापस लेना जाएंगे डिपॉजिट अपने, लेकिन लोन तो वापस मिलेगा नहीं हमें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको। अच्छा, ये लिक्विडिटी रिस्क वो वाला है, कौन सा वाला? फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, यहाँ लिख लो ये कौन सा वाला रिस्क है, कौन सा वाला रिस्क है ये है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। ये ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, ये मैंने आपको बता दी। और जो हमने वहां पढ़ा था वो कौन सा था? वो था ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क। अब इसके बाद क्या आते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कैसे इवैल्यू होता है, ठीक है, उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे। तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। समझ में आई? नहीं है? जी हाँ सर। जैसे कि एक दोस्त की गर्लफ्रेंड को आप अलग अलग तरीके से इवेल्युएट करते हो। कोई देखता है उसे अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के रूप में, कोई देखता है भाभी के रूप में, कोई देखता है फ्यूचर की गर्लफ्रेंड के रूप में, तो कोई पास्ट गर्लफ्रेंड के रूप में। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है फाइनेंशियल, और स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। देखो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा है क्या चीज है कि कंपनी ने ज्यादा अगर कर्जा ले लिया या फिर किसी को ज्यादा कर्जा दे दिया और उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो भैया उसको लिक्विडेशन में जाना पड़ जाएगा। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? गवर्नमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि भैया सोवरेन डेट क्राइसिस ना आ जाए, फेलियर किसी बैंक का ना हो जाए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इंस्टीट्यूशन की डाउनग्रेडिंग ना हो जाए, या कोई डिफॉल्ट ना कर दे। और स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू में दो आ जाते हैं, एक तो इक्विटी होल्डर्स, एक डेट होल्डर्स। इक्विटी होल्डर्स के लिए ये है कि भाई कर्जा वर्जा ज्यादा मत ले लियो, डूब गया, बंद हो गया तो सबसे लास्ट में हमें मिलेगा पैसा, हमारा पैसा डूब जाएगा। डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि भाई ज्यादा कर्जा मत ले लियो, डेट इक्विटी रेशियो कभी उसको भर ही ना पाए तो हमारा कर्जा भी डूब जाए, दोनों वही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेट इक्विटी रेशियो देख लेंगे वो रिस्क की तरह कि भैया, क्योंकि वो जो है इक्विटी वालों को सबसे बाद में पैसा मिलता है अगर डूब दाब गया कंपनी तो। लैंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि वो डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे कि अगर ज्यादा कर्जा है तो भैया रिस्क है ज्यादा। तो यहां तक इस चैप्टर की थ्योरी हो जाती है खत्म। अब स्टार्ट होता है वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क वार का कंसेप्ट, ये आपका प्रैक्टिकल कंसेप्ट है और ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के मतलब रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट 2 वाली वीडियो में, ठीक है। वो कब आएगी सर? 31 मार्च से पहले ही आ जाएगी आपकी ये वाली वीडियो। अब क्या सर, अब देख लेते हैं। देखो अब क्या है, वार आपका डिस्कस होगा अगली वीडियो में जो आएगी 31 मार्च से पहले। उससे पहले मैं आपके लिए बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी लेके आऊंगा, ठीक है जी सर। अब आपको पसंद आया, देखो पक्का मुझे पता है, मुझे अंदर से लग रहा है पसंद आया, मैंने बहुत मेहनत करी। तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबको फैला दो, इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा पूरे यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल ACOC, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्टअप फाइनेंस की और सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी ऑलरेडी मैंने डाली हुई है जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने पेशेंस से सुनने के लिए। अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, गुड नाइट।